So welcome to my lecture series on business economics for economic analysis of business decisions. We are going through unit number 5, that is budget and the economy. This is also an interesting unit, very important for your examination. This is extremely important for the CACS, CMA entrance examination students and other students. So let me move further. The video contents or the chapter contents are the components of the government budget, the revenue account, capital account, measures of the government deficit, monetary and fiscal policy, inflation control, everything we are going to see into this. Let me start with a beautiful quote. नेपोलियन बोनापार्ट जो जिनको हमारे यहाँ जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज वैसे फ्रांस के लिए ये एक शख्सियत है, तो उनका कहना है कि अनजानी राहों पर वीर ही आगे बढ़ा करते हैं, कायर तो परिचित राहों पर ही तलवारें चमकाते रहते हैं. So with this beautiful thought, let us go ahead. Now, for any government across the world, budget is very important subject. क्योंकि अपनी प्रजा या अपने देश में रहने वाले नागरिकों के लिए वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, इसको जस्टिफाई करने के लिए सबसे बड़ा मैकेनिज्म होता है बजट. So government budget or a government budget is an annual financial statement which outlines the estimated government expenditure and expected government receipt or revenue for the forthcoming fiscal year. एक आर्थिक वर्ष के लिए कितना गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर रहेगा और किन किन सोर्सेज से उनको इनकम मिलने वाला है, इसकी पूरी जो समरी इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, दैट इज नोन एज बजट फॉर एनी गवर्नमेंट. नाउ सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बजट. फर्स्ट इज बैलेंस्ड बजट, second is surplus budget, and third is deficit budget. So what is balanced budget then? A government budget is said to be a balanced budget if the estimated government expenditure is equal to the expected government receipts in a particular financial year. Advocated by many classical economists, this type of budget is based on the principle of living within the means. They believe the government expenditure should not exceed the revenue. Though an ideal approach to achieve the balanced economy, maintain the fiscal discipline, a balanced budget is such a mechanism. अभी एक्चुअली क्या है कि बैलेंस मैकेनिज्म या फिर बैलेंस्ड बजट ये एक आइडियल सिचुएशन है जिसमें रेवेन्यू, गवर्नमेंट की जो इनकम सोर्सेस है और गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है, ये दोनों मैच करते हैं. पर स्पेशली इन इंडिया और अक्रॉस द वर्ल्ड आप जाइए, आपको बैलेंस बजट कहीं पे भी एक्चुअली नहीं दिखेगा. इट्स एन आइडियल कंसेप्ट. लॉट ऑफ एमिनेंट इकोनॉमिस्ट जो है वो ये समझते हैं कि इस तरीके से बजट होना चाहिए, राइट? बट एक्चुअली दिस डज नॉट हैपन. ओके, अगर ऐसा होता है तो दिस इज वेल एंड गुड, दिस इज वेरी गुड फॉर एनी इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. सो व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ द बैलेंस बजट? इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्योंकि अगर जितना आपका इनकम है उतना आपका खर्चा है या उससे कम खर्चा है, तो क्या होता है, किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए इट्स अ पॉजिटिव साइन. बिकॉज इफ यू आर एबल टू मैनेज कंट्रोल योर एक्सपेंडिचर विद इन योर इनकम लिमिट्स, तो आपको बाहर से किसी से लोन लेना नहीं है, उनको इंटरेस्ट नहीं देना है, राइट? एक्स्ट्रा बर्डन्स नहीं करना है, और आपकी सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जो जरूरत है आप आपके पास जो अमाउंट अवेलेबल उसमें कंप्लीट कर रहे हैं. तो इससे क्या होता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर अदर कंट्रीज या वर्ल्ड लेवल की जो भी संस्थाएं हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इनसे आप लोन लेते हैं तो उनके नियम मानने के लिए आप बाध्य नहीं होते हो, तो आप अपनी दम पे खड़े होते हो. सो इसलिए लॉट ऑफ एमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैज सेड दैट दिस इज एन आइडियल सिचुएशन, बट दिस डज नॉट हैपन इन प्रैक्टिकल, राइट? सो मूविंग एट, सो देयर आर सम डिमेरिट एज वेल. दिस इज अनअवेलेबल एट टाइम्स ऑफ रिसेशन, does not offer any solution to the problem, inapplicable in less developed countries. जहां पे डेवलपमेंट कम है वहां पे एक्सपेंडिचर ज्यादा होना ही है, उनको एक्सटर्नल सोर्सेज से लोन लेना ही है, डेफिसिट बजट होना ही है, राइट? inapplicable for the developed countries, right? Restricts the government from spending on the public welfare. Okay, more or less. Now balanced budget is a bigger term in terms of lot of things, right? But I had given you a little snap out of this. Now moving ahead,
कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट सरप्लस बजट। सरप्लस का मतलब होता है अधिकतम, राइट? सो अगर आपका इनकम ज्यादा है आपकी एक्सपेंडिचर से, मतलब किसी भी गवर्नमेंट का या किसी भी देश का जो भी रेवेन्यू आया है वो ज्यादा है आपके एक्सपेंडिचर से, तो दैट गिव्स यू सरप्लस बजट, राइट? Exactly opposite is the deficit budget. What is deficit budget then? A government budget is said to be in deficit if the estimated government expenditure exceeds the expected government revenue. अगर आने वाला जो revenue है वो expenditure उसको पार कर जाए या ऊपर हो जाए, तो this situation is called as deficit budget. So these are the merits and demerits of deficit budget. Actually, जब से हम आजाद हुए हैं तब से for many of the years we are under deficit budgeting. चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कुछ ही ऐसे राज्य थे जिन्होंने सरप्लस बजट दिया कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस के अंदर, अदरवाइज दे वर ऑलवेज इन डेफिसिट बजटिंग. और ये डेफिसिट जो है ये फाइनेंस कहाँ से होता है? एक्सटर्नल बोरोइंग से. चाहे आप बाहर के कंट्रीज से लोन ले रहे हो या आरबीआई से लोन ले रहे हो या जनरल पब्लिक से लोन ले रहे हो, और उसका एक हेवी बर्डन जो है हमको चुकाना पड़ता है. सो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि अपने नागरिकों से किया गया कर के द्वारा हो या किसी के द्वारा भी वो पैसा जो वसूल करती है, राइट, उसका वो अच्छे से अच्छा उपयोग करे और विधायक कार्यों के लिए उपयोग करे, राइट? So moving from this conceptual understanding to the actual budget, these are the budget highlights of our 2021 at a glance. निर्मला सीतारमण जी जो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर है, राइट, उन्होंने ये बजट पेश किया on 1st February. Now let us take a glance. What are the revenue amounts, right? So here you can see revenue receipts, capital receipts. So revenue receipt मतलब क्या कि जो regular sources से आता है, that is called a revenue receipt. Capital receipt मतलब क्या, जो investment sources से आता है, that is called capital receipts. So जो total receipt है हमारे देश का 2018-19 में एक्चुअल बताया, एक्चुअल 23,15,113 करोड़, 23,15,113 करोड़, राइट? 2019-20 में एस्टिमेटेड यहाँ पे फिगर दी गई है और 2019-20 की रिवाइज फिगर. फिर कमिंग टू द दिस पर्टिकुलर ईयर, तो 30,42,230 रुपए, करोड़ रुपए, सॉरी, करोड़ रुपीस इज आर रेवेन्यू, इज आर रिसिप्ट्स, टोटल रिसिप्ट्स. अब उसके बदले एक्सपेंडिचर देखते हैं. सो एक्सपेंडिचर अगर हम देखेंगे और उसको माइनस करेंगे, दिस आर द एक्सपेंडिचर सोर्सेस, एंड इसको अगर हम माइनस करेंगे विल गेट द फिस्कल डेफिसिट. तो दिस इज द फिस्कल डेफिसिट. देयर आर सर्टेन टर्म्स इन दैट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट. ओके, कुछ चीजों को जब हम ड्रॉप करते हैं तो हम प्राइमरी डेफिसिट पे आते हैं. तो दिस इज अ फिस्कल डेफिसिट 7,96,333 करोड़, राइट? इसका मतलब है ये, अगर हम बात करें हमारे देश की इकोनॉमी की, हमारे देश की इकोनॉमी एक साल भर में जो रेवेन्यू सोर्सेस अर्न करती है वो लगभग 30.5 लाख करोड़, और खर्चा हमारा होता है लगभग 37 लाख करोड़ का हमारा खर्चा होता है, राइट? और ये जो डेफिसिट है ये फाइनेंस किया जाता है अदर सोर्सेस से, जो हम अभी देखने वाले हैं. Now let us take a glance of Maharashtra's budget. This is Maharashtra's budget for 2021-22. देश का बजट जो है लगभग 30 से 37 लाख करोड़ तक जाता है. महाराष्ट्र का जो बजट है, राइट, यहाँ पर दिया गया है. दिस इज अक्रॉस ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. स्टेट की जो अर्निंग कैपेसिटी है उसकी 8% हमारा बजट पर एनम है, राइट? इट इज राउंड अबाउट 10 लाख करोड़. ओके, तो हमारे देश के, हमारे महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है और जो हमारे वाइस डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने ये बजट पेश किया, राइट? ही इज आल्सो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर आता हूं. सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट इज, व्हाट आर द सोर्सेज फ्रॉम व्हिच वी गेट द रेवेन्यू, और कितने परसेंट में हमको रेवेन्यू मिलता है. ऑफ कोर्स दिस इज 2019-20 के जो आंकड़े थे बजट के, उसके अकॉर्डिंगली है. नाउ
वी गेट 11%। अगर हमें 1 रुपया मिलता है तो उसके 11% मतलब 21 पैसे जो है हमको कॉर्पोरेशन टैक्स से मिलता है। कंपनीज के द्वारा जो टैक्स हमें मिलता है कॉर्पोरेशन टैक्स, उससे हमको 21% मिलता है। इनकम टैक्स से 16%, राइट। देन कस्टम ड्यूटी जो होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, उससे हमको 4%। यूनियन एक्साइज ड्यूटी जो है उससे 8%। जीएसटी जो है उससे हमें 19% की रेवेन्यू होती है। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो होते हैं, फॉर एग्जांपल जो फाइन्स ले लिए, रजिस्ट्रेशन फीस ले ली, नॉन टैक्स रेवेन्यू से 9% हमको इनकम होता है। नॉन डेब्ट कैपिटल रेवेन्यू, राइट, इससे हमको 3%। बोरोइंग्स फ्रॉम अदर, ये बहुत बड़ा एलिमेंट है जो हमको कम करना है। किसी भी देश की सरकार को ये कम करना चाहिए। 20% हम बोरोइंग करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज से, राइट। कमिंग ऑन द एक्सपेंडिचर साइड, वेयर डू यू एक्सपेंड द रुपी, परसेंटाइल हम ये जानते हैं। 13% हमारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स जितनी होती है उसको फंडिंग करने में 13%। इंटरेस्ट पेमेंट जो है, हमने जो एक्सटर्नल बोरोइंग यहाँ पर की है, उन एक्सटर्नल बोरोइंग्स का ऊपर जो इंटरेस्ट है उसका 18, उसके लिए हमको 18% मतलब 18 पैसे देने पड़ते हैं। हमारे देश की जो डिफेंस है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, वो सारी जो तीनों सेनाएं हैं उनको मेंटेन करने के लिए हमको 9% खर्च करना पड़ता है। ऑन सब्सिडीज, गवर्नमेंट सब्सिडीज के ऊपर 8%, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर 7%। स्टेट को, राज्यों को जब जीएसटी आया तो उनको अपना रेवेन्यू शेयर देना पड़ता है उनको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो दैट रेवेन्यू शेयर इज 23%। देन पेंशन 5%, देन एक्सपेंडिचर जो है 8% एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए 9%, राइट। सो दिस इज द थिंग। देयर वाज एन इंटरप्शन, नाउ लेट अस कंटिन्यू नाउ। तो इस तरीके से हमें अगर 1 रुपया मिलता है तो हम 1 रुपया कैसे स्पेंड करते हैं ये हमको दिखा है। एक्चुअली 1 रुपया मिलने का हम 1 रुपया स्पेंड नहीं कर रहे, हम उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बजट जो डेफिसिट बजट है, अभी मैं आपको आंकड़े बता चुका हूँ, राइट। नाउ मूविंग अहेड, so what is the union budget then? Article 112 of the Indian Constitution permits to furnish the statement in the form of estimated expenditure and estimated receipts. This gives the power to the central government, right? For any fiscal year, central government may produce this type of statement, right? तो यूनियन बजट में जो नीति आयोग है, प्लानिंग कमीशन जिसको हम बोलते हैं, नीति आयोग, और सेवरल मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आने वाली सेवरल जो बॉडीज है, वो सब फीडबैक जो है पूरे राज्यों से लेती है, यूनियन टेरिटरीज से लेती है, राइट। अलग अलग गवर्नमेंट की जो संस्थाएं हैं उनसे लेती है, और बेस्ड ऑन देयर फीडबैक, एंड इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार ये चलते रहता है। तो ये फीडबैक लेने के बाद में हमारे पास कितना रेवेन्यू आया है और हमको किन किन सेक्टर्स पे प्रायोरिटी से खर्च करना है, ये एस्टिमेट हम देते हैं फॉर अ पर्टिकुलर ईयर। दिस इज नोन एज बजट। नाउ हाउ इज द यूनियन बजट प्रिपेयर्ड, मैंने आपको थोड़ा सा ग्लांस पे बताया, दिस स्लाइड यू कैन रीड। सो यूनियन बजट के जो आंकड़े हैं ये आपको मैं फिर से आपके लिए दे जा रहा हूं, दैट आल्सो यू कैन रेफर। ओके, कमिंग टू अ ब्यूटीफुल थॉट अगेन। हमारे जो राष्ट्रपति जी है भूतपूर्व अब्दुल कलाम जी, उनका एक छोटा सा थॉट, ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग अ रेन बट ईगल्स अवॉइड द रेन बाय फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। प्रॉब्लम्स आर कॉमन बट एटीट्यूड मेक्स अ डिफरेंस, राइट। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट कांसेप्ट। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज अ पार्ट 2। सो व्हाट आर द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट? कीप इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, महंगाई को कंट्रोल में रखना, ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ये सीधा जो हमारा देश में जो जन सामान्य व्यक्ति है उससे कोरिलेट होता है, राइट। उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट होता है। महंगाई कम होगी उसका जीवन अच्छा होगा, महंगाई ज्यादा होगी उसका जीवन बदतर होगा, राइट। सो कीप इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। सेकंड, मेंटेन अ लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार प्रोवाइड करना, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम रखना, अचीव अ हाई लेवल ऑफ ग्रोथ रेट, then maintain a healthy balance of payment, facilitate the exports and minimize the import, exports को बढ़ावा देना, import कम करना, provide infrastructure for the trade, commerce and industry, design, implement foreign trade policy, etc. These are the economic objective of our government.
So now let us come to monetary policy and fiscal policy. So this discussion is very very important. इससे हमको ये समझ में आता है कि हमारे देश की नीतियां कैसे बन रही है, right? So fiscal policy क्या है ये समझते हैं. What is fiscal policy? The word fiscal is derived from an old French word fisc. Fiscal में एक word है fisc. उसका मतलब होता है means the money basket और द ट्रेजरी, तिजोरी या मनी बास्केट, जिसको हम छोटे से मनी की बकेट बोलेंगे, राइट? और सिंपली तिजोरी, ट्रेजरी. thus fiscal means pertaining to the treasury और गवर्नमेंट फाइनेंस. गवर्नमेंट की तिजोरी से रिलेटेड जो डिसीजंस है उसको बोलेंगे हम फिस्कल डिसीजंस, राइट? और वो ईयर जो रहेगा उसे हम बोलेंगे फिस्कल ईयर. नाउ द फिस्कल पॉलिसी, सो व्हाट डू यू understand by the word fiscal policy? So fiscal policy means the government policy of taxation, expenditure and public debt, etc. It emphasizes the effect of government expenditure and revenue upon total economy. Okay? Fiscal policy. Fiscal policy में क्या देखते हैं हम लोग? Fiscal policy में फिस्क से हमको समझ में आया ट्रेजरी. फिस्कल पॉलिसी हमको समझ में आया गवर्नमेंट के सोर्सेज से रिलेटेड, रेवेन्यू सोर्सेज से रिलेटेड जो भी डिसीजंस है, रेवेन्यू चाहे एक्सपेंडिचर हो, पब्लिक डेब्ट हो, वो सारा जो है उसके लिए जो नीतियां गवर्नमेंट बनाता है, दे आर नोन एज फिस्कल पॉलिसी. सो नाउ लेट अस रीड दिस. इट इज रिलेटेड विद द टैक्सेस एंड द गवर्नमेंट स्पेंडिंग. दिस पॉलिसी is there to control inflation and demand in the economy. Usually the government collects money in the form of taxes, spends money through its development expenditures such as building roads, bridges, defense, transport, funding the government schemes and etc. Right? So government consultancies monitors the aggregate demand in the economy. Inflation rate gives the correct measures of the aggregate demand of the economy. सो फिर फिस्कल पॉलिसी तो हमको समझ में आ गया, लेकिन फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? सो व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डिजाइनिंग द फिस्कल पॉलिसी ऑफ द कंट्री? तो फर्स्ट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर. पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड नीतियां बनाना, राइट? देन टैक्सेशन पॉलिसी. टैक्सेशन पॉलिसी का मतलब क्या? किस टाइप का टैक्स देश में कलेक्ट किया जाएगा, कौन कलेक्ट करेगा, किस तरीके से वो कलेक्ट होगा, और उसका एक्सपेंडिचर जो है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज में डिफाइन किया जाता है. पब्लिक डेट. पब्लिक डेट मीन जो आम जनता है उसके साहूकार के लिए जो भी एक्सपेंडिचर हम करने वाले हैं आउट ऑफ द इनकम, उसके रिलेटेड जो नीतियां हैं, राइट, दैट नोन एज पब्लिक डेट. सो एक्सक्यूज मी, सॉरी, पब्लिक डेट का मतलब डेट मींस कर्जा. तो जो कर्जा, फॉर एग्जांपल आरबीआई से अगर हमने कोई कर्जा लिया, राइट, तो आरबीआई से कर्जा लेते वक्त हमको कितना लेना है, क्या रेट से लेना है, एटसेट्रा, ये इसके रिलेटेड जो नीतियां डिफाइन की जाती है, दे आर अंडर पब्लिक डेट, राइट. एंड द लास्ट, डेफिसिट फाइनेंसिंग. अब देखिए, पहले तो हमको इनकम टैक्सेशन पॉलिसीज में मिल जाता है कि हम इनकम किस तरह सोर्सेज से कमाने वाले एज अ गवर्नमेंट. फिर हमको उसे खर्च कैसा करना है, यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं उसको, राइट. देन पब्लिक डेप्ट. पब्लिक से हमें जो डेप्ट लेनी है, राइट, उससे रिलेटेड नीतियां हम बनाते हैं. और हमारे जो बजट डेफिसिट आ गया, बजट डेफिसिट से रिलेटेड हमको कितना % डेफिसिट रखना है. ऐसा नहीं है कि अगर हमने सोर्सेज अवेलेबल तो हम वो लेते ही जा रहे हैं कर्जा, राइट. तो इसके ऊपर भी बहुत सारे कड़े नियम हैं. उन नियमों के अंदर ही आपको मैक्सिमम बजट फाइनेंसिंग या डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी पड़ती है, राइट. अगर आपका डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तो वो बर्डन क्रिएट करेगा किसके ऊपर? ओवरऑल पूरी इकोनॉमी पे बर्डन क्रिएट करेगा, राइट. अगर हम देखेंगे कि इजिप्ट हो गया, ग्रीस हो गया, ये ऐसे देश है कि जो अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को दिवालिया निकाल चुके हैं, राइट. रीजन बीइंग डेफिसिट फाइनेंसिंग. बहुत ज्यादा डेफिसिट फाइनेंसिंग है, बहुत ज्यादा क्राइसिस कंट्रीज है वहां पर, राइट. और वो देश की इकोनॉमी नीलाम हो चुकी है. सिमिलरली इफ यू सी, चाइना इज टेकिंग ओवर पाकिस्तान, राइट, through lot of fundings and all that. Okay, so these are the instruments for the fiscal policy. Now
I won't be going into the details. Public expenditure क्या है मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ. I'll quickly go through this. Public expenditure influence the economic activities of a country very much. It may be of two kinds, developmental and non-development. Public expenditure दो टाइप के होंगे, एक डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा, एक नॉन डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा, राइट. अगर आप रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए खर्च कर रहे हो तो डेवलपमेंट है, बराबर है. लेकिन अगर आप मेंटेनेंस के लिए यूज कर रहे हो तो दिस इज नॉन डेवलपमेंट expenditure, right? So this you can read. क्योंकि within this short span lecture को पूरा revise करना, at least it would take 3 lectures, right? और वीडियो भी लंबा हो जाता है और आपके लिए भी थोड़ा बोरिंग हो जाता है, right? So just to keep it crisp and short, right? We'll move ahead. टैक्सेशन पॉलिसी से मैंने आपको बताया कि हमारे देश में जीएसटी है, इनकम टैक्स है, वैट है, कस्टम है. उनके जो नियम है उनमें जो बदलाव है उसके रिलेटेड जो नीतियां है गवर्नमेंट डिसाइड करती है और वो नीतियों के बेसिस पर टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट के पास आता है, राइट. और हर महीने गवर्नमेंट क्या करती है, वो फिगर्स जो पब्लिकली अनाउंस करते रहती है. उससे क्या होता है कि जो राज्य सरकारें हैं, देश की सरकार है, अन्य बॉडीज है, राइट, उनको ये पता चलता रहता है कि आपके पास कितना फंडिंग या सोर्सेस अवेलेबल है एक्सपेंड करने के लिए. पब्लिक डेट मतलब क्या, आप जो कर्जा लेते हो, राइट, उसको. तो फिर इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट. इंटरनल डेट मतलब क्या, आपके पास जो अंतर्गत सोर्सेस अवेलेबल है उससे जो कर्जा लेते हो. फॉर एग्जांपल अगर आपने आरबीआई से कर्जा लिया तो इट इज एन इंटरनल डेट. बट एक्सटर्नल डेट का मतलब क्या, एक्सटर्नल डेट का मतलब ये होता है कि आपने बाहर के देशों से अगर कर्जा लिया देन वो एक्सटर्नल डेट. डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट का मतलब आपका इनकम जो है वो कम है आपके एक्सपेंडिचर से, राइट. तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा है आपकी इनकम से तो दिस इज नोन एज डेफिसिट. तो अब वो डेफिसिट कैसे भरा जाए, कौन से सोर्सेस से भरा है, इसके रिलेटेड जो नीति है उसे कहेंगे डेफिसिट फाइनेंसिंग. सो डेफिसिट फाइनेंसिंग refers to financing the budgetary deficit, right? It means excess of government expenditure over the income. It means taking the loans from the Reserve Bank of India by the government to meet the budgetary deficit. Now coming to the limitation of fiscal policies, I'll just quickly read this. Lack of accurate forecasting जो है ये estimated होता है, right? So exactness जो है वो हमेशा lacking रहेगा. तो lack of accurate forecasting, delayed decisions, poor tax administration, inequalities of income, failure in public sector, increasing interest burden, right? These are some limitation of fiscal policy. Now coming to the next important topic, monetary policy. अब हमने fiscal policy कौन बनाता है, हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है. राज्य भी अपनी अपनी बजट अपना जो नीति है वो डिसाइड करते हैं, राइट. तो उसे बोलते हैं फिस्कल पॉलिसीज. नाउ कमिंग टू द मॉनेटरी पॉलिसी एक्सक्लूसिवली जो है देश की जो सबसे एपेक्स बॉडी है बैंकिंग के लिए, हमारे देश में सेंट्रल बॉडी कौन सी है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो दैट डिसाइड्स द मॉनेटरी पॉलिसी. नाउ let us read now. Monetary policy is related with the change in interest rate by the government or the central bank. When the forecast of inflation is that it will rise above the target set by the government, then Reserve Bank of India raises its base rate and all other banks lending institution follows this. It usually done when the economy is at the boom stage of the business cycle. Now elements of monetary policy. Monetary policy of India is formulated and executed by Reserve Bank of India. Reserve Bank इसे बनाती भी है, उसको execute भी करती है, उसपे monitoring भी करती है, उसके आंकड़े collect करते रहती है. The main elements of monetary policies are: it regulates stock and growth rate of money supply. कितना supply देश में करेंसी का करना है, मनी का करना है, ये डिसाइड किया जाता है. इट रेगुलेट्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द इकोनॉमी. पूरे बैंकिंग तंत्र को अपने हाथ में लिया जाता है. रिजर्व बैंक कंट्रोल दिस थ्रू इट्स लॉट ऑफ मेजर्स. इट रेगुलेट्स द लेवल एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स.
डायरेक्टली इन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड इनडायरेक्टली इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है मतलब जो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम गांव के जो मजदूर देखेंगे तो वो अनऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन हम अगर शहरों के अंदर यूनियन देखेंगे तो ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि उनकी एक संस्था है, यूनियंस वो चलाते हैं, राइट। उनको कम्युनिकेशन करने का एक जरिया है, राइट, उनको अपनी बात रखने का एक जरिया है, दे आर नोन एंड ऑर्गेनाइज्ड। अगेन वो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होते हैं, उनकी जानकारी अवेलेबल होती है, इसलिए उनको ऑर्गेनाइज बोला जाता है। जो रजिस्टर्ड नहीं है, जानकारी नहीं है, बट दे आर एग्जिस्टिंग, उनके लिए भी पॉलिसीज बनानी है, तो उनको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड। फोर्थ नंबर, इट डिटरमाइंस द एलोकेशन ऑफ लोन्स अमंग द डिफरेंट सेक्टर्स। कौन से सेक्टर में कितना लोन देना है, क्या रेट से देना है, ये भी कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई यूज करती है। तो सप्लाई ऑफ मनी के लिए, बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए डिसीजन मेकिंग करने के लिए, और लोन जो है डिफरेंट सेक्टर्स को क्या प्रायोरिटी से देना है ये डिसाइड करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का यूज आरबीआई करती है। सो इट इज क्लियर नाउ कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो रिजर्व बैंक फॉर्मुलेट करती है, और फिस्कल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट फॉलो करती है, या फिर फॉर्मुलेट करती है और एग्जीक्यूट करती है। So objectives of monetary policies are full employment, to attain price stability, to promote economic growth, to attain exchange stability, to promote saving investment, to control trade cycle, to promote employment, to regulate money supply in the economy. So these are the objectives. Yes, instrument of the monetary policy. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैंक रेट, अब मॉनेटरी पॉलिसी को इफेक्ट में लाना है तो किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। नाउ लेट अस सी इनटू डिटेल these concepts. So bank rates. So bank rate क्या है? So bank rate is also known as discount rate. It is the rate at which RBI lends to the commercial bank. RBI जिस रेट से कमर्शियल बैंक्स को देंगे, पैसा देती है, उसे बोलते हैं बैंक रेट, और फिर डिस्काउंट रेट। ओके, इफ द बैंक रेट इज इंक्रीज देन द कमर्शियल बैंक आल्सो चार्ज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द बोरोवर्स। अगर आरबीआई ने रेट बढ़ा दिया तो जो नेचुरली आरबीआई से पैसा लेने वाली बैंक के भी आगे वो पैसा देते वक्त रेट बढ़ा देती है, राइट। तो इससे क्या होता है कि सप्लाई ऑफ मनी कम होता है इकोनॉमी में, क्योंकि लोग जब रेट बढ़ जाता है इंटरेस्ट का तो लोग कम वो चीजें लेती है, राइट, मतलब लोन कम लेती है बैंकों से इंडस्ट्री। कमिंग टू द रेपो रेट, so repo rate is the rate at which RBI lends to the commercial banks, right, against the government security. गवर्नमेंट सिक्योरिटी को तारण रखकर, जैसे ट्रेजरी बिल हो गया, बॉन्ड्स हो गया, इसको तारण रखा जाता है, राइट। इनको रखकर आरबीआई क्या करती है, लोन देती है बैंकों को, तो वो जिस रेट से देती है उसे बोलते हैं रेपो रेट। नेक्स्ट, रिवर्स रेपो is exactly the opposite, right? So what is reverse repo then? Repo rate then? Reverse repo rate is the rate at which the central bank of the country, that is Reserve Bank, borrows money from the commercial banks within the country. जब वो कमर्शियल बैंकों से वो पैसा लेती है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्यों लेती है पैसा? क्योंकि बैंकों के पास भी बहुत ज्यादा अमाउंट पड़ा रहता है, और एक बैंक से दूसरे बैंक को रोटेट करने के लिए आरबीआई मीडिएटर बन जाती है, और लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए जब बैंक में क्राइसिस आते हैं तब ये जो पैसा है बैंक, रिजर्व बैंक जो है उनको फिर से रिटर्न करती है, तो उसके वजह से क्या होता है कि उन बैंकों के ऑपरेशंस पे ऊपर भी कंट्रोल आ जाता है ऑटोमेटिक। तो दिस इज रिवर्स रेपो रेट। अब ये जो है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये क्या होता है, मान लीजिए मैं आपको ये सीआरआर के थ्रू बताता हूँ। मान लीजिए गवर्नमेंट जो है, सॉरी, एनी बैंक कलेक्ट 100 रुपीज एज अ डिपॉजिट। अगर उनके पास 100 रुपए डिपॉजिट रहा तो 100 रुपए के 100 रुपए आगे क्या है, ये उनको 100 रुपए के ऊपर कस्टमर को या फिर जिन्होंने ये डिपॉजिट दिया है उसको मान लीजिए 4% इंटरेस्ट रेट से उसके ऊपर भुगतान करना है आफ्टर ईयर। मतलब 100 रुपए बैंक जब कलेक्ट करती है तो 104 रुपए एक साल के बाद उनको देना ही है। तो अब
इस केस में क्या होता है, अगर सारे के सारे कस्टमर एक साथ में मांगने आ गए तो बैंक के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अपने ऑपरेशन बैंक को तो बंद करने पड़ेंगे, राइट। इसके लिए क्या करती है आरबीआई ये बोलती है कि आप क्या करो, सीआरआर, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, ठीक है, और अदर जो मेजर्स है, रेपो रेट एक्सेट्रा, ठीक है। तो सीआरआर का मतलब क्या, जब बैंकें बोलती है कि आपके पास जितना लिक्विड अमाउंट आया, 100 रुपीज आया ना, आप एक काम कीजिए, आप एक 4% मतलब 4 रुपए हमारे पास रख दीजिए, उसके लिए हम आपको इंटरेस्ट भी देंगे, राइट। तो ये जो 4 है, और एसएलआर एक नया कंसेप्ट है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। तो स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो जो है, जब आप ये दोनों के फॉर्म में आरबीआई के पास कंपल्सरी वो पैसा रखते हो, तो 100 रुपीज में से क्या होता है, लगभग 30 रुपीज जो है वो आरबीआई के पास चला जाता है, ठीक है। तो आरबीआई क्या करती है, फ्यूचर की जरूरतों के लिए ये बैंकों के लिए संभाल के रखती है, राइट। अगर बैंक में कुछ क्राइसिस क्रिएट हो गए तो ये 30 रुपीज से वो फंडिंग करती है। अब बचे 70 रुपीज, तो 70 रुपीज में से सर्टन परसेंटेज जो है वो रिजर्व बैंक की नीतियों ने डिसाइड करके रखे हुए, राइट। तो आगे वो लोन देती है बैंक, और इस लोन से क्या होता है, बैंक को इनकम जनरेट होता है। इस लोन से क्या होता है, बैंक को इनकम जनरेट होता है। तो बैंक के लिए इनकम का सोर्सेस क्या है, एक तो लोन देना, और दूसरा रिजर्व बैंक के पास जो पैसा है उससे भी इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी बैंक के इनकम का सोर्सेस है। उससे बैंक क्या करती है, अपने डे टू डे ऑपरेशन का खर्चा है, फ्यूचर एक्सपेंशन का खर्चा है, वो सब निकालती है, राइट। तो दैट इज व्हाई दिस गाइडलाइंस आर प्रिस्क्राइब्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एसएलआर हो गया, सीआरआर हो गया, ये सब मेंटेन करने के लिए बैंक बोलती है, राइट। So now I'll quickly wrap up this decisions. These you can read from the slides, friends. These are the limitations. Okay. Now, as a last thought, again by Dr. APJ Abdul Kalam, when our signature changes to autograph, this marks the success. जब हमारी signature जो है हमारे autograph में बदल जाती है, तो हम successful हो गए, ये मानना चाहिए। ये beautiful ख्याल APJ Abdul Kalam ji ka. So we are done with unit number 5 revision. We are done with all the units with the thorough revisions. These videos are available on my YouTube channel. उसके नीचे जो टेस्ट आप सॉल्व कीजिए, डेफिनेटली उसका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में आपको फायदा ही फायदा होगा। तो डू सब्सक्राइब, और आपके अच्छे कमेंट्स के लिए भी मैं वेट करता हूँ। प्लीज गिव कमेंट टू दिस वीडियोस। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।